वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मर स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड सब्सटेंसेस एंड सम कॉमन यूज टर्म्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेटेड सब्सटेंसेस के बारे में, क्या होते हैं रिलेटेड सब्सटेंसेस, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जनरेशन कहाँ से होता है इम्प्योरिटीज़ का, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड सब्सटेंसेस, सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चरली रिलेटेड सब्सटेंसेस विच आर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स विच आर आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज। तो अगर रिलेटेड सब्सटेंसेस की हम अगर बात करें तो ये रिलेटेड मतलब जो संबंधित सब्सटेंसेस, जो मेन ड्रग के रिलेटिव यानी संबंधित इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको हम रिलेटेड सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन कह रही है कि ये वो अनआइडेंटिफाइड या आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि स्ट्रक्चरली रिजेंबल करती हैं मेन ड्रग के साथ, और वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, दो तरह से जनरेट होती है रिलेटेड सब्सटेंसेस, कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू द डिग्रेडेशन। या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ये जनरेट होती है या ये डिग्रेडेशन के टाइम जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में समझें तो रिलेटेड सब्सटेंसेस जो है एक ड्रग की लाइफ साइकिल के दौरान जितनी भी इम्प्योरिटीज़ जनरेट होती हैं उनको हम रिलेटेड सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जनरेट हो सकते हैं और ये कैन आल्सो भी जनरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन। ड्रग के स्टोरेज के दौरान जब डिग्रेड होती है ड्रग, तो उस टाइम जो है ये सब्सटेंसेस जो है वो जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो रिलेटेड सब्सटेंसेस हमने जाना था कि एक तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इम्प्योरिटीज़ को अगर हम क्लासीफाई करें तो तीन तरह की मेन जो टाइप्स हैं इम्प्योरिटीज़ के वो तीन तरह के हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो कि प्रोसेस और ड्रग रिलेटेड होती हैं। ठीक है, प्रोसेस से जनरेट हो सकती हैं और ड्रग से जनरेट हो सकती हैं, तो ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। दूसरा जो टाइप है वो है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का। ठीक है, तो पहला हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, और तीसरा हमारा रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। ठीक है, आइए जानते हैं सबके बारे में एक एक करके। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जैसे कि नाम से बताते हैं, ठीक है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जिनमें कार्बन होता है। ठीक है, और ये जनरेट जो होती हैं इम्प्योरिटीज़ वो कब कब होती हैं? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जनरेट हो सकती हैं, ड्रग के स्टोरेज के दौरान जनरेट हो सकती हैं। कैन बी आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड, दोनों तरह की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। ये इनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज़ आइडेंटिफाइड हो और कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी तक अनआइडेंटिफाइड भी है। ठीक है, तो दोनों तरह की ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आइडेंटिफाइड एज वेल एज अनआइडेंटिफाइड। और वॉलेटाइल भी हो सकती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती हैं। ठीक, जो कि वॉलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में स्टार्टिंग मटेरियल इंक्लूड होता है। स्टार्टिंग मटेरियल जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एट स्टार्ट। ठीक है, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो इम्प्योरिटीज़ बन के जो है वो अपीयर हो सकती है फाइनल ड्रग में। ठीक है, दूसरी तरह की अगर हम बात करें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की तो बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बाई प्रोडक्ट्स, रिएक्शन बाई प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है इनको, क्योंकि जब रिएक्शन होता है किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो रिएक्शंस होते हैं, तो रिएक्शंस के बीच में जो है एक और प्रोडक्ट अगर कभी कभार बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं।
ठीक है। मेन प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरा कोई प्रोडक्ट भी बन रहा है, ठीक, मेन प्रोडक्ट के अलावा जब कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है तो उसको बाय प्रोडक्ट यानी कि रिएक्शन बाय प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इंटरमीडिएट्स हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के होती है, ठीक है। कई स्टेजेस आते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस, और सपोज अगर कोई इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो ड्रग की मेन ड्रग के साथ जो है वो एज इट इज़ पहुंच गया, ठीक है, तो ये एक इम्प्योरिटी का काम कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम इंटरमीडिएट इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जब हम किसी भी ड्रग को स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोरेज के दौरान, ठीक है, कई बार जो है वो ड्रग डिग्रेड हो जाती है, प्रॉपर उसको टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, या जो कंडीशन वो रिक्वायर होती है उसके लिए स्टोरेज के लिए वो नहीं मिल पाती, तो ड्रग डिग्रेड हो जाती है। तो ये भी रिएक्शन के बीच में जो है एज अ इम्प्योरिटी जो है ये भी ड्रग्स के बीच में एज अ इम्प्योरिटी जो है वो शामिल हो सकती है, ठीक है, ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा रीजेंट्स जो यूज़ करते हैं ड्रग प्रोडक्शन के रिएक्शन के दौरान, जो रीजेंट्स यूज़ होती हैं, कुछ लिगेंड्स यूज़ की जाती हैं, या कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, वो भी एज ए इम्प्योरिटी काम कर सकती हैं। इसके अलावा रेजिडुअल सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स आगे आपको बताऊंगा मैं डिटेल में कि क्या होते हैं रेजिडुअल सॉल्वेंट्स भी एक तरह की इम्प्योरिटी जो है वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, जो कि फाइनल ड्रग में आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। दूसरी तरह की जो इम्प्योरिटी हमने मेनली पढ़ी थी वो है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ऐसी इम्प्योरिटीज़ जिनमें कार्बन नहीं है, ठीक है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। और ये कहाँ से आ सकती हैं? कैन रिजल्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आ सकती हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिएक्शन के प्रोसेस से आ सकती है, जैसे कि हमने ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में देखा था, क्योंकि वो भी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आती हैं। लेकिन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो है वो ड्रग की स्टोरेज से आ जाती है, बट इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो है वो ड्रग की स्टोरेज से जनरेट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। जो हमारे डिग्रेडेशन इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि वो ड्रग की स्टोरेज के दौरान जनरेट होती हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही जनरेट होती हैं। दे आर यूजली नोन एंड आइडेंटिफाइड मे इंक्लूड फॉलोइंग। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो है वो ज़्यादातर नोन ही होती है और आइडेंटिफाइड होती है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो है वो कुछ अनआइडेंटिफाइड भी होती हैं, जबकि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो है वो हमारी मोस्टली आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ ही होती हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में रीजेंट्स हो सकती हैं, लिगेंड्स हो सकती हैं, कैटलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में हैवी मेटल्स हो सकती हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में हैवी मेटल्स हो सकती हैं, रेजिडुअल मेटल्स भी हो सकती हैं, ठीक। कुछ हैवी मेटल्स भी जो है वो फाइनल ड्रग में इंक्लूड हो सकती हैं, जिनके लिए हम हैवी मेटल टेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आर्सेनिक वगैरह, लेड। तो ये सब ड्रग जो है जो इम्प्योरिटीज़ हैं हैवी मेटल्स में आती हैं, और ये जो है एज रेजिडुअल मेटल्स जो है फाइनल ड्रग के साथ रह सकती हैं, ठीक है। तो इनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कुछ जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एज सॉल्ट जो है फाइनल ड्रग के साथ अटैच रहती हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के रूप में। इसके अलावा कुछ दूसरे मटेरियल्स भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का काम करते हैं, जैसे कि फिल्टर एड्स, ठीक है, जो फिल्टर एड्स जो हम यूज़ करते हैं फिल्टर करने के लिए कई बार सॉल्वेंट को, ठीक है, ड्रग को जब हम फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं कुछ फिल्टर एड्स, तो वो भी फाइनल ड्रग में एज अ रेजिड्यू जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा चारकोल
चारकोल भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिडुअल सॉल्वेंट। तो रेजिडुअल सॉल्वेंट्स जैसे कि नाम ही बता रहा है, रेजिडुअल प्लस सॉल्वेंट्स, दो शब्दों से मिलकर ये बना है। तो रेजिडुअल का मतलब है रेजिड्यूज, सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट्स, यानी कि अपना जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ड्रग और एक्सीपेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रैक्शन के लिए जब हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, तो वो एज अ रेजिड्यू जो है वो फाइनल ड्रग में चिपक जाता है, बच जाता है। ठीक है, सारा का सारा जो है वो जो है रिमूव नहीं हो पाता। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम रेजिडुअल सॉल्वेंट्स कहते हैं। आइए चलते हैं डेफिनेशन की जान लेते हैं इसकी। ऑर्गेनिक वोलेटाइल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स एंड एक्सीपेंट्स। तो ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में एक एग्जांपल हमने रेजिडुअल सॉल्वेंट्स का भी दिया था। ठीक है, तो एक तरह की ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये, जो कि बेसिकली वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। ये उड़ने वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एक्सीपेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। दे आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। तो रेजिडुअल सॉल्वेंट जो है उसमें से कुछ सॉल्वेंट जो रिमूव करा जाता है, उसमें से कुछ सॉल्वेंट जो है वो एज अ रेजिड्यू जो है वो फाइनल ड्रग में रह जाता है। ठीक है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान तो उस एज अ रेजिड्यू रिमेन रह जाता है। ठीक है, तो उसको हम रेजिडुअल सॉल्वेंट कहते हैं। इसीलिए जो सिलेक्शन है हमारे सॉल्वेंट की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ड्रग की एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सॉल्वेंट है उस पर ही डिपेंड करता है कि हम कितनी ड्रग जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाए, कितना % हम ड्रग एक्सट्रैक्ट कर पाए। हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रैक्शन जो होती है वो जो मिथेनॉल सॉल्वेंट है, ठीक है, उससे होती है। उसके बाद इथेनॉल सॉल्वेंट, ठीक है, उसके बाद MDC यानी दूसरे सॉल्वेंट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रैक्शन अच्छी होती है वो हमारे पोलो सॉल्वेंट से होती है। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्शन जो है सॉल्वेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट में एनहांस द यील्ड। जो सॉल्वेंट अगर हमने सही यूज़ किया है तो वो यील्ड को जो है वो बढ़ा सकता है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रैक्शन होती है वो मिथेनॉल सॉल्वेंट से होती है, पोलो सॉल्वेंट से सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सही सॉल्वेंट सिलेक्ट करना। में डिटरमाइन द प्योरिटी, और इससे हम प्योरिटी ड्रग की जो है वो डिटरमाइन हो सकती है। क्रिस्टल फॉर्म में कितना क्रिस्टल बन रहा है ड्रग का, ये डिपेंड कर सकता है। सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर पोलर इन नेचर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी डिपेंड करती है हमारे सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, इसीलिए इसको क्रिटिकल पैरामीटर माना जाता है किसी भी सिंथेटिक प्रोसेस में। कोई भी प्रोसेस सिंथेसिस कर रहे हैं हम किसी भी ड्रग की, तो ये बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बेस्ट सॉल्वेंट हमारा वही होगा जिसमें सबसे कम जो है रेजिड्यू बचे और सबसे ज़्यादा ड्रग हमारी एक्सट्रैक्ट हो। ठीक है, these solvents may be harmful so should be removed up to the possible extent। क्योंकि ये ड्रग्स जो है जैसे कि हमने एग्जांपल दिया मिथेनॉल, इथेनॉल, तो ये सॉल्वेंट बहुत हार्मफुल भी है। ठीक है, मिथेनॉल तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, इसीलिए इसको जितना पॉसिबल हो सके इन रेजिड्यूज़ को, इन सॉल्वेंट्स के रेजिड्यूज़ को रिमूव हमें करना चाहिए ताकि जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं वो सेफ रहे। ठीक है, इसके अलावा इम्प्योरिटीज़ का टाइप होते हैं टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि जिनका सिग्निफिकेंट अनडिज़ायरेबल इकोलॉजिकल एक्शन के अलावा अगर ड्रग का कुछ ऐसा अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है जो कि हार्मफुल हो सकती है, जो कि टॉक्सिक हो सकती है, तो उसे हम ठीक है टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। may arise during the synthesis, preparation and degradation of drugs। तो जो टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो ड्रग की सिंथेसिस में अराइज हो सकती हैं,
ड्रग की प्रिपरेशन या ड्रग जो हम स्टोर कर रहे हैं जब डिग्रेड हो रही है ड्रग, ठीक है, उसके डिग्रेडेशन से, ड्रग की डिग्रेडेशन से जो है इम्प्योरिटीज़ जो है ये प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसीलिए इन जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनका इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटेशन यानी कि कितनी क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट मीन्स दे रिक्वायर द इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेशन। इसलिए इन टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफाई करना ज़रूरी है। टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द इंडिविजुअल इम्प्योरिटीज़, कंपैरिजन विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज डन इफ अवेलेबल। अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ का रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमें इनको आइडेंटिफाई क्वांटिफाई करने के लिए, ड्रग्स को इंडिविजुअली क्वांटिफाई करने के लिए हम उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज़, इसके अलावा ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज़ भी होती है, ये भी एक तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं। और क्या होती है ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज़? इम्प्योरिटीज़ दैट डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू अमाउंट प्रेजेंट। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ जिनका अभी तक कोई हार्मफुल इफेक्ट पता नहीं चला है, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट तो होती है, उनका कोई एक्शन नहीं होता है फार्माकोलॉजिकल, लेकिन उनका हार्मफुल यानी टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं अभी तक पाया गया है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी इम्प्योरिटीज़ को ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है कि इनका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, ना तो टॉक्सिक इम्पैक्ट है ना ही फार्माकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, तो इनका एक ऑर्डिनरी इम्पैक्ट है, इसलिए इनको ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है। मे अराइज ड्यूरिंग सिंथेसिस, प्रिपरेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये भी जैसे कि हमने टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में जाना था कि वो ड्रग के सिंथेसिस के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान और डिग्रेडेशन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस होती है, वैसे ही ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज़ भी उनका भी सेम जो है वो प्रोडक्शन मैकेनिज्म है। कंट्रोल ऑफ ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज इज शोन इन द फार्माकोपिया अंडर द चैप्टर 466। तो जो इंडियन फार्माकोपिया है उसमें जो चैप्टर 466 है उसमें बताया गया है कि हम कैसे ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्नल इम्प्योरिटीज़। तो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि प्रॉपर एक सिग्नल देती हैं किसी भी ड्रग के जो रिएक्शन है, ठीक है, उसको कंप्लीट होने के लिए हमें सिग्नल्स देती हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ दैट प्रोवाइड की सिग्नल और इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस सच एज डाईएज़ोटाइएबल सब्सटेंसेस इन थायराइड्स। एक एग्जांपल है सिग्नल इम्प्योरिटीज़ का डाईएज़ोटाइएबल सब्सटेंसेस इन थायराइड्स जो बनती हैं, ठीक है, जो थायराइड ड्रग्स बनती हैं उनमें कुछ डाईएज़ोटाइएबल सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते हैं जो कि सिग्नल इम्प्योरिटीज़ का काम करती हैं, ठीक है। तो वो ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ की सिग्नल यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इन्हें की इम्प्योरिटीज़ यानी कि सिग्नल इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है, ठीक। एग्जाम्पल हमने बताई कि डाईएज़ोटाइएबल सब्सटेंसेस वो हमें इस बात का सिग्नल देती हैं कि हमारे थायराइड्स बनने की जो है प्रोसेस वो पूरी होने वाली है। इंक्लूड द प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ एंड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। तो इसमें प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटी, ये जो सिग्नल इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी होते हैं और प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। सिग्नल इम्प्योरिटीज़ का भी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, क्वांटिटेशन ज़रूरी है कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के थ्रू। इन इम्प्योरिटीज़ को भी हम एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से यानी कि इम्प्योरिटी से रेफरेंस इम्प्योरिटी से कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड अवेलेबल है तो ये था हमारा रिलेटेड सब्सटेंसेस के बारे में वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा रिलेटिव सब्सटेंसेस के बारे में कि क्या होते हैं रिलेटिव सब्सटेंसेस और कितने टाइप के रिलेटिव सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं,
तो अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना फार्मा स्कॉलर्स को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।